So ideal student ना, in my opinion, an ideal student should be hyper competitive. मतलब ये फील्ड हमारी इस तरह की है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सबको ये बोलता होता हूँ, हमारी फील्ड लाइक एक फार्मूला 1 ड्राइवर जो होता है ना, उसका काम होता है कि वो ना प्रैक्टिस करे बार बार ड्राइविंग, जैसे मैक्स वर्स्टैपन है, आपको पता होगा, इस टाइम वर्ल्ड नंबर 1 है. व्हाट ही डज इज़ all the time, I watched this series on Netflix, all the time he is on his simulator at home practicing driving. So तो हमारी जो फील्ड है ना, डेंटिस्ट्री हो गया, डॉक्टरी हो गई, इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग अ लॉट. एंड जितना स्टडी करता है उतना वो जो है ना, ही इज़ अ गुड डॉक्टर, ही इज़ एन आइडियल डॉक्टर. सो people go everywhere looking for diagnoses and then they come back to you. they come to a डॉक्टर जो कि एक लाइक डॉक्टर हो, एक वेल स्पोकन डॉक्टर हो. तो आई थिंक हमारी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बंदा स्टूडेंट है ना, तब से माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आई नीड टू बी द बेस्ट एट दिस, हर चीज़ में बेस्ट होना चाहिए. तो ये वाली जो कंपेटिटिव थिंकिंग है, ये आई थिंक दैट व्हाट मेक स्टूडेंट जो है ना आइडियल. ऑल्सो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बाकी हर चीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व रहना चाहिए. आई थिंक आई थिंक आई वॉज अ गुड स्टूडेंट बिकॉज 2 दफ़ा मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पोजीशन आई है. अगर आप इसमें करना चाहते हैं, इसको एक आप सेट करना चाहते हैं एज अ बेंच मार्क. मुझे याद है 3rd ईयर में हमारा एक्चुअली आई एम फ्रॉम मार्गला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया हुआ है. उसके अंदर मैं 3rd ईयर BDS में आई रिमेंबर मैं 3rd आया था. तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी पोजीशन आई थी UHS के अंदर. बहुत मैजिकल मोमेंट था वो. आई स्टिल रिमेंबर एंड बात ये कि आई वॉज नॉट इवन एंटिसिपेटिंग कि मेरी ना इतनी पोजीशन आएगी, बिकॉज मेरी क्लास में आती थी हमेशा 1st, 2nd, 3rd पोजीशन, लेकिन UHS में आएगी तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड इट वाज अ वेरी गुड मोमेंट. आई स्टिल रिमेंबर मैं एक रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ था और मैं वहीं नीचे बैठ गया, ज़मीन पे बैठ गया मैं. इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि मैंने जब मोबाइल अपना खोला ना, तो उस ज़माने में लोडिंग ऐसे होती थी, फ्रेम बाय फ्रेम ऐसे आहिस्ता लोडिंग हो रही थी. जब मैंने अपनी फ़ोटो देखी तो बहुत हैरान हुआ मैं. Yes, that's very difficult to do in Pakistan. I was just telling डॉक्टर रोहान, मेरे पेरियो के कॉलीग हैं, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि मैं जो हूँ ना, आई ईट आउट विद माई फैमिली, आई वुड से 5 to 6 times a week. तो मैं ओवर कॉम्पनसेट करता हूँ. मैं ये करता हूँ कि वेन एवर आई कम बैक लेट इन द इवनिंग, आपको पता है पाकिस्तान में यू हैव टू वर्क इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट एंड इफ़ यू समटाइम्स यू गेट बिजी, तो यू जनरली वर्क लेट. तो फिर मैं आता हूँ और मैं जो हूँ ना फैमिली के साथ जो है ना ज़रूर आई गो आउट, हैव डिनर, तो दैट्स हाउ आई बैलेंस. आई थिंक कि सो उसमें बैलेंस ऐसा होता है कि स्लीप बड़ी कम रह जाती है. फिर दैट्स द नेगेटिव साइड ऑफ इट. हॉबीज़ ये हैं कि मेरी हॉबीज़ जो है ना वो काफ़ी, मतलब जब से मैं छोटा हूँ तब से अभी तक चेंज नहीं हुई. और वो हैं मेरी वो हैं जी फीफा. मैं जो है ना एक सेमी प्रोफेशनल लेवल पे मैंने फ़ीफ़ा बहुत खेली हुई है. आई रिमेंबर आई यूज़ टू प्ले लॉट्स ऑफ टूर्नामेंट्स एंड मैं अभी भी मैं PS5 पे एवरी डे आई ट्राई के 1 hour, 2 hours, 3 hours, स्पेशली ऑन वीकेंड्स. तो वीकेंड पे तो मैं पूरा दिन खेलता रहता हूँ फीफा एंड फुटबॉल, वॉचिंग टेनिस, वॉचिंग फार्मूला 1. बस ये स्पोर्ट्स का जो है ना, बस यही हॉबीज़ हैं. एंड कुछ ख़ास नहीं. हाँ, मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है. आई वॉच लॉट्स ऑफ मूवीज़, वॉच लॉट्स ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इधर उधर. गोइंग टू द मूवीज़, आई लव गोइंग टू द मूवीज़ एज़ वेल. पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली लगती नहीं है हमारे पास सारी मूवीज़, बट जितनी लगती हैं इतनी ज़रूर देखता हूँ. मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम स्कूल और कॉलेज लाइफ. एक तो मैंने आपको बता दिया मेमोरेबल मोमेंट व्हेन आई गॉट दैट पोजीशन
तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पर। बाकी ये कि अभी एकदम से याद नहीं आए, शायद आगे जाके होपफुली याद आएगा तो मैं ज़रूर जो है वो बताऊंगा। अभी मुझसे डिस्कस कर रहे थे ये डॉक्टर हुज़ैफ़ा, डॉक्टर उसामा मुझसे जो है ना डिस्कस कर रहे थे अभी कि हाउ ये डिस्कस करते मुझसे कि सर FCPS जो है ना आपने किया हुआ है, तो उसके बारे में कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बता दें, और क्या FCPS करना चाहिए कि नहीं। तो मैं उनको ये कह रहा था कि इफ़ यू वांना स्टे इन पाकिस्तान तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई होगा नहीं FCPS से अच्छा मेरे ख़्याल से। इफ़ यू वांना स्टे इन द क्लिनिक्स, इफ़ यू आर मोर लीन्ड इनटू क्लिनिकल वर्क, तो फिर FCPS अच्छा कोई है नहीं ऑप्शन। और ये जो एज है आप लोगों की हाउस ऑफिसर्स की, इसमें तो आइडियल टाइम है कि आप ना ड्यूरिंग हाउस जॉब भी पढ़ना शुरू कर दें। और पढ़ाई का मैं इनसे डिस्कस करता, बहुत सारे हमारे डेंटिस्ट हैं जो दे वांना हेल्प यंग डेंटिस्ट, बट वो अनफॉर्चुनेटली शायद कर नहीं सकते, सही एडवाइस देते नहीं हैं। और एडवाइस ये है कि FCPS पार्ट 1 जब करना है ना, प्रैक्टिस उसकी पढ़ाई करनी है, तो उसमें कोशिश करनी है कि जो है ना MCQ बुक्स ना पढ़ो, दोबारा से सारी टेक्स्ट बुक्स अपनी पढ़ो, स्पेंड मोर टाइम। और ना वो जो ऐसा होता है कभी कभी ना इंसान का तुक्का लग जाता है, थोड़ा सा पढ़ के पास हो जाता है, तो उस एग्ज़ाम्पल पे नहीं जाना कि भाई उसने थोड़ा पढ़ा और वो पास हो गया तो मैं भी पास हो जाऊंगा। जो है ना कोशिश करना है कि मैक्सिमम जो है ना अच्छी तैयारी करके जाएं एक ही दफ़ा और पास करके आएँ। और उसका तरीका है कि अपनी टेक्स्ट बुक्स दोबारा से पढ़ें एंड वॉच लॉट्स ऑफ वीडियोस, बिकॉज वीडियोस की जो रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन ब्रेन में। MCQs जो है ना, मैं तो बड़ा तंग होता था MCQs पढ़ के। मैंने कोई MCQ पढ़े बगैर पार्ट 1 दिया था। MCQs तो मतलब उसका मकसद ही फौत हो जाता है। MCQ का मकसद है कि आप कुछ एक पैराग्राफ पढ़ो और उसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ना कि आप MCQ पढ़ के और फिर दोबारा से रिपीट करो। तो मेरा तो बड़ा दिमाग ख़राब होता था। MCQs है ना हाईली नॉट रिकमेंड कि आप लोग MCQ प्रैक्टिस करो, अनलेस आपको पता हो कि इनमें से ही आने हैं, तो फिर ज़रूर करें फिर तो। और हम क्या डिस्कस कर रहे थे हम, आई गेस लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आई डिड माई BDS, मैंने आपको बता दिया था। मैं 2010 में ग्रेजुएट किया था फ्रॉम मागला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। देन आई स्टार्टेड FCPS in under Professor Abid Ashar. He is the principal of Fatima Ul Hospital. Okay, so that's a memorable experience. I went to Dr. Abid in 2011 to get training, and I went to lots of centers. I think I went to around 5 to 10 different centers, ठीक है, जहाँ पर I wanted to get training. But Dr. Abid से मिलने के बाद I decided कि I won't go anywhere. If I have to wait for 1 year or 2 years or 3 years, I will wait for him and I will do training under Dr. Abid. Because जो है ना मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिल कर ही ना उनका सर का जो इम्प्रेशन था ना वो मुझ पर बड़ा अच्छा रहा। और आई वॉज राइट बिकॉज ही चेंज माई लाइफ एक्चुअली। उन्होंने प्रोफेशनली इतना ग्रूम किया, सर्जरी के हिसाब से तो किया ही किया, लेकिन वैसे ही ऑल्सो मेड मी अ बेटर पर्सन। और दैट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ कि मैंने FCPS जो है ना करने का। फिर ये भी बड़ा ज़रूरी है कि सुपरवाइज़र आपका जो है ना वो बड़े अच्छे हों, और वो आपको बिकॉज दे आर गोइंग टू ग्रूम यू नॉट जस्ट क्लिनिकली बट ऑल्सो प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वो इस तरह का बंदा हो जाएगा आपको ग्रूम करे। एंड या बट आई डोंट हैव टाइम एक्चुअली। डॉक्टर आबिद जो है ना ही इज़ अ ग्रेट मैन। वो मतलब आई विश मेरे मौका मिला तो मैं कर लूँगा ज़रूर, बट आई ऑल्सो डू इट। आई गेस मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं तो आई ट्राई टू टीच देम एज मच एज आई कैन। एंड बट ये FCPS सुपरवाइज़र जो है वो उसके I've completed everything, but but जैसे ये ना ये क्वेश्चन नंबर जो था ना, हाउ डू यू बैलेंस पर्सनल एंड वर्क लाइफ, फिर वो बैलेंस सारा ऑफ हो जाएगा इफ़ आई स्टार्ट दिस ऑल्सो। फिर ना ट्रेनीज़ की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आई डोंट नो मे बी इन द फ्यूचर। रेपुटेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहे थे जिसमें FCPS में अगर एक बंदा फेल हो गया, हाँ एब्सोल्युटली।
क्या है? जी बिल्कुल, क्वेश्चन है कि जी रेपिटेशन के बारे में क्या ख्याल है? अगर FCPS एक दफ़ा बंदे ने किया और उसके बाद नहीं हुआ तो क्या ख्याल है? तो यही है कि फ़ॉर श्योर कोई ना कोई छोटी मोटी बंदे ने मिस्टेक की होती है, ठीक है। आई रिमेंबर मेरा FCPS पार्ट 2 का एग्ज़ाम, हर चीज़ पहली दफ़ा मैंने पूरी लाइफ में पास की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। FCPS पार्ट 2 के एग्ज़ाम में मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे साथ वो एक मेमोरेबल वाक़या है, मैं सुना देता हूँ। आई थिंक पॉडकास्ट बड़ी बोरिंग चल रही है कुछ, इसमें कोई ना सॉल्ट बे की तरह डालते हैं कुछ सॉल्ट। हुआ ये कि ना मेरा एग्ज़ाम वाइवा हो रहा था, उसके अंदर होता है ये FCPS के वाइवा के अंदर देर आर लॉट्स ऑफ स्टेशंस, दो प्रोफेसर्स उसमें बैठे होते हैं और वहाँ पे सारे ग्रेट प्रोफेसर्स थे और उनमें से एक दो नॉट सो ग्रेट प्रोफेसर्स थे। वो उन्होंने जो है ना उन्होंने ये किया कि मेरा एग्ज़ाम में हुआ ये कि ना मैं बहुत नर्ड था, बहुत कीड़ा पढ़ाई का, मैं मतलब मेरा और कोई काम ही नहीं था, सिर्फ पढ़ाई। तो मैं एग्ज़ाम मेरा वाइवा जो था ना फ्लॉलेस वाइवा हुआ मेरा। बस वो जो एक दो प्रोफेसर थे वहाँ पे ना एक होता है ना क्वेश्चन क्लियर ना हो और आई डोंट नो क्वेश्चन मुझसे एक दो एग्जामिनर्स ने इस तरह किससे पूछा कि जो कि ना आई वुड से कि क्वेश्चन वो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मेरा एक लॉन्ग केस था। आई रिमेंबर द पेशेंट हैड फाइब्रोओसियस डिस्प्लेजिया, अ वेरी एग्रेसिव केस ऑफ फाइब्रोओसिस डिस्प्लेजिया स्प्रेडिंग ऑन टू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। तो आई रिमेंबर पेशेंट का सब जब मैंने किया, मैंने मैनेजमेंट में बताया कि आई वुड डू दिस, आई वुड ऑल्सो सेंड द पेशेंट फॉर एन ENT एंड अ न्यूरोसर्जिकल कंसल्ट। आई थॉट आई शुड प्ले सेफ ना, आई शुड बी सेफ। अगर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट तक जा रही है कोई चीज़ तो फॉर श्योर यू नीड टू कंसल्ट, नहीं ना, आप अकेले हीरो बन के सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर वो उन डॉक्टर साहब ने मुझे कहा तेरे जो मरीज़ है ना ENT और न्यूरो वाले किया करेंगे, तू बस हाथ मलता रह जाएगा। आपको मेरे एक्सेंट से अंदाज़ा होगा कि कराची वाला एक्सेंट है, तो वो वहीं से आए होंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला, मैंने कहा जी ओके सर, जी सर, मैं हंसा हल्का सा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि द पेशेंट गेव हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस B, सो मैंने उसकी काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री ली सब कुछ। एंड देन जब मैंने सारी वाइवा दिया तो ही सेड ये तो तूने बताया नहीं कि पेशेंट में हेलोथेन यूज़ नहीं करूँगा, पेशेंट को हेपेटाइटिस B था। मैंने कहा सर मैं मेडिकल हिस्ट्री ले लिया, आई विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस, कोई जितनी भी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो यूज़ नहीं करूँ। मतलब दिस इज़ समथिंग यू डोंट टेल कि मतलब हिस्ट्री में 100 चीज़ें और होती हैं, हर चीज़ का तो नहीं बताएंगे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। यू जस्ट से आई विल बी केयरफुल एंड इफ़ आस्क्ड यू कैन आंसर। खैर ऐसे 2-3 मिस्टेक्स हुई, कुछ भी नहीं था। तो हुआ ये कि सारी की सारे मेरे सवाल परफेक्ट हुए, इतने परफेक्ट हुए कि प्रोफेसर्स वर सेइंग वेल डन। हर जवाब के बाद ओके वेरी गुड है ना। मैं इसमें श्योर था मैं पास हो गया हूँ। मैं बाहर आया, वी वर 10 स्टूडेंट्स, हम लाइन में बैठे हुए थे सारे। CPSP सेंटर था लाहौर वाला, हम बाहर बैठे हुए थे लाइन में। और ना वो मुझे ना मेरे एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर अली, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा वाइवा ना बड़ा अच्छा हुआ है, वेल डन, तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करे से लोग। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, आई वॉज़ एक्साइटेड यार, ये तो मेरा FCPS पास है। हुआ ये कि उनका मुझे मैसेज आया, आई एम सॉरी नो वन कुड पास द एग्ज़ाम। अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, उन्होंने मुझे पहले बोला। अब अमेजिंग हरकत सुने कि मैं अपने माइंड में ना पास होके ना कतर जा चुका हूँ, ठीक है, और मुझे मैसेज आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली नो वन कुड पास, ठीक है। अब मेरे साथ पता क्या उस टाइम पे मुझे याद है कि लेफ़्ट साइड पे मेरे एक कोई बैठी हुई थी कोई कैंडिडेट, राइट साइड पे एक लड़का कैंडिडेट बैठा हुआ था। मैंने क्या किया कि ना मैंने मैसेज जब पढ़ा ना उन्होंने, तो मैं एकदम से पेल हो गया, क्योंकि ये सब भी बैठे हुए कह रहे हैं बताओ यार क्या तुम्हें मैसेज आया, बताओ क्या रिज़ल्ट क्या बनना। मैंने देखा, मैंने कहा ये भाड़ में गए बाकी सब, मैं भी फेल हो गया हूँ। क्योंकि ना हर कोई मुझे ये कह रहा था यार तू तो पास है भाई, अच्छा इसका क्या जवाब था, ये पूछ रहे थे इसका क्या जवाब था। मतलब मैं एक की बना हुआ था वहाँ पे हर सवाल की, और मैं फ़ेल हूँ। हाँ मैं फ़ेल हूँ। तो मैंने देखा एकदम से जो कंटेम्प्रेरी में लिखा हुआ है ना वेज़ोवेगल सिनकोपी का एक सिम्टम वो परफेक्ट लिखा हुआ है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैसेज, एकदम से मैंने देखा लेफ़्ट साइड में मेरे पेरी ओरल नमनेस शुरू हो गई। मैं बैठा हूँ
मैं कहा यार ये क्यों नाम बोल रहा है, और एकदम से है ना साइडों से ना आहिस्ता आहिस्ता एक टनल आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होता नज़र आ रहा है मुझे। तो मेरे लगा क्या सीन है, मैंने ऐसे फ़ोन पकड़ा, मेरे हाथ से ऐसे फ़ोन गया और मैं ऐसे करके, मैं राइट पे, जो शुक्र है जो राइट पे लड़का था उस पर गिरा, मैं उस पर भी मैंने ख्याल बहुत रखा है। तो मैंने ना राइट साइड में मैं गिरा, उसने कहा वकार वकार यार क्या हो गया, डॉक्टर वकार डॉक्टर वकार, और भाई मैं बेहोश उधर, टांगे मेरी ऊपर सर नीचे। तो वो मैं उन्होंने मुझे, हाँ मुझे उठाया, मुझे उठाया, क्या हुआ, मैं कहा यार हम सब फेल हो गए। तो उन्होंने कहा कि ओ यार तो कोई बात नहीं यार, ये तो पता था हमें, तू बेहोश क्यों हो गया। मैं कहा यार पता नहीं यार, आई एम सॉरी, मैं इतना एम्बेरस हुआ, मैं उस टाइम पे फिर बताता नहीं था किसी को यार कि मैं इस बात पे बेहोश हूँ, लेकिन अब मैं बड़े आराम से बताता हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स ओके, इट शोड कि मैं आई केयर्ड। तो मैं, ये एक वाक़या है कि भाई ये हो गया एक वाक़या एजुकेशनल बैकग्राउंड में। FCPS हो गया, FCPS के बाद आई डिड FFD RCSI फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स डबलिन। फील्ड ऑफ डेंटल इम्प्लांटोलॉजी है ना, आई मस्ट मेंशन डॉक्टर खुर्रम अताउल्लाह, प्रोफेसर खुर्रम अताउल्लाह, डॉक्टर बिलाल शेख। जी डॉक्टर खुर्रम अताउल्लाह आपको पता है पाकिस्तान के इन माय नॉलेज फर्स्ट प्रॉपर पेरियोडोंटिस्ट जो थे डॉक्टर खुर्रम अताउल्लाह, एंड आई थिंक ही रैन द बेस्ट कोर्स। पता नहीं अभी भी सर करवाते हैं या नहीं, बट उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आई डिड अ कोर्स अंडर हिम ड्यूरिंग माई FCPS ट्रेनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में और होते नहीं है डेंटल इम्प्लांटोलॉजी एज अ करिकुलम, कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता और किया नहीं जाता, तो वी हैव टू डू दीज कोर्सेज। तो हमने कोर्स उनसे किया था, उनसे मैंने सीखा था। या व्हाट लेड मी टू स्पेशलाइज, या बिकॉज आई थॉट कि मेरी फील्ड है सर्जरी, तो आई शुड नो डेंटल इम्प्लांट्स, एंड यू नो इट सबसे एक्सपेंसिव हमारा प्रोसीजर भी डेंटल इम्प्लांट्स ही हैं डेंटिस्ट्री के अंदर। सो आई वांटेड टू हैव दैट स्किल, यू नो, टू मेक मोर मनी, और इसलिए मैंने डेंटल इम्प्लांट सीखे फुल। हाँ, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन। डॉक्टर महक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि फ़ीमेल्स के लिए क्या स्कोप है सर्जरी के अंदर। तो आई वुड से कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है सर्जरी के अंदर, इसलिए क्योंकि एज़ फार एज़ माई प्रैक्टिस इज़ कंसर्न्ड 70 to 80% ऑफ माई पेशेंट्स आर फीमेल्स जनरली स्पीकिंग डेंटिस्ट्री के अंदर। इफ़ यू गाइज नो, रिसेंटली आई डिड अ हेमीमेंडिबलेक्टमी। हाँ, या दैट्स अ फीमेल पेशेंट, ठीक है। इवन बिग एक और हमारी पेशेंट है जो बेचारी शी सफर्ड फ्रॉम एग्रेसिव जायंट सेल ट्यूमर, उसका भी हमने उसको ट्रीट किया था। दैट पेशेंट, यू नो, शी इज़ ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद माई एसोसिएट डेंटिस्ट जो मेरी बिकॉज शी इज़ मोर कम्फर्टेबल विद देम। तो जिस तरह का हमारा कल्चर है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यू नो, ये थोड़ी सी एक बहुत गलत बात फैली हुई है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि फ़ीमेल्स से कोई सर्जरी नहीं करवाएगा। थोड़ा सा ये आई थिंक गलत है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स हमारी फ़ीमेल्स हैं, एंड यू नो उनके कल्चरली स्पीकिंग उनके लिए भी आसान ज़्यादा होता है टू इंटरेक्ट विद फीमेल्स, एंड 100% ये थोड़ा सा आई थिंक थोड़ी सी मिसोजिनी है अब हम पूरे कल्चर के अंदर। तो वो मसला है कि भाई फ़ीमेल जो है ना वो नहीं कर सकती सर्जरी। कोई ज़ोर वाला काम नहीं है सर्जरी, इवन अगर कूपलेंट से भी आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो ना। सो मेरे बॉस कहा करते थे, इफ़ यू आर हैविंग टू फोर्स द टूथ आउट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू शुड बी एबल टू ईज़ इट आउट। ये डॉक्टर आबिद हमेशा कहते थे। सो यू हैव टू ईज़ थिंग्स आउट। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि डंगरों की तरह जो है ना ज़ोर लगाएंगे तो आप मेल जो है ना वही सर्जन्स ठीक रहेंगे, फीमेल सर्जन्स जो है ना वो चाहिए। आई रिमेंबर देयर वाज दिस पेशेंट मेरे पास आई, शी सेड कि आई नीड इम्प्लांट्स, ठीक है, एंड उनके हस्बैंड थे, ही वांटेड कि कोई फीमेल डेंटिस्ट करे उनका काम, ठीक है। शी वांटेड कोई 10 इम्प्लांट्स। अब मैंने उनको बता दिया कि हम तो नहीं कर सकते हैं, तो आई हैड टू रेफ़र दैट पेशेंट टू अ फीमेल सर्जन जिन्होंने फिर उनके इम्प्लांट्स किए थे। तो मेरे तो मतलब देयर इज़ अ नीश
कि बहुत सारी फ़ीमेल पेशेंट्स हैं जो जाती ही फीमेल से करवाना। दूसरी बात ये कि ना ये वाली बात बड़ी मशहूर है कि ना फ़ीमेल से सर्जरी कोई नहीं करवाएगा, ऐसा कोई बात ना, आई डोंट नो। मैंने आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा कभी होते हुए कि किसी ने कहा यार मैंने, हमारे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का यूनिट है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ लेड बाय अ फीमेल सर्जन, डॉक्टर नबीला रियाज। हाँ, आई शुड मेंशन हर, माशाल्लाह शी हैज़ डन 2 FCPS, मतलब उन्होंने प्रोस्तो में भी किया हुआ है, उन्होंने सर्जरी में भी किया हुआ है। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी यार आप फीमेल्स के पास, कि सबसे बड़ी अथॉरिटी पे इस टाइम पर एक फ़ीमेल सर्जन है माशाल्लाह। सो स्कोप ही स्कोप है फीमेल्स के लिए। पेशेंट के पास गाड़ी कौन सी है और शूज़ कौन से हैं और फ़ोन कौन सा है। नो आई एम किडिंग। ये चीज़ें जो अगर देखना ना, मेरे ख्याल से बहुत ही नीच हरकत है कि मरीज़ आपके पास आया है कि भाई मेरे दांत लगा दो, और आप चेक कर रहे हैं कि उसने ना गुची का पर्स है उसके पास कि नहीं। इसमें ना पेशेंट्स बहुत आपको ब्लफ भी करके जाते हैं। हाँ ये फैक्टर है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पेशेंट जो है हाँ जज करना पड़ता है, मतलब आई मीन देखें, पेशेंट की सूटेबिलिटी ना डेंटल इम्प्लांट्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना कि पहले मैं ये करता था कि जो भी पेशेंट आते थे ना, तो मैं ये करता था कि डेंटल इम्प्लांट करवाना है, ओके डन, जस्ट बुक द पेशेंट और कर दिया। और बाद में ना जल के जलील हो के बहुत सारी बातें सीखी हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द डिज़ीज़ फ़र्स्ट। पेशेंट जिस डिज़ीज़ में गया हुआ है उसको उससे निकालना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग जो है ना वो पढ़ते होंगे, जो बड़ी मशहूर अच्छी किताब है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री के ऊपर, फ्रीडमैन की। प्रोफेसर फ्रीडमैन ने अपने पहले पेज पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जो कि हम पढ़ते भी नहीं है। पहला प्रेफेस जो होता है या फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ता भी नहीं है बंदा, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि टेक केयर ऑफ़ द डिज़ीज़ फर्स्ट, ब्रिंग द पेशेंट आउट ऑफ द डिज़ीज़। अगर केरीज़ है तो केरीज़ से निकालो पहले, पेरियोडोंटल डिजीज़ उससे निकालो पहले, ओनली देन योर ट्रीटमेंट कैन बी सक्सेसफुल, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू फेल twice as fast as his own natural teeth, which makes sense। अगर नेचुरल दांत ख़राब हो रहे हैं तो इम्प्लांट तो और स्पीड में ख़राब होंगे। तो सूटेबिलिटी है, पेशेंट की हाइजीन देखें कि क्या है, व्हाट लेड द पेशेंट टू कम टू यू, दांत उसका निकला क्यों था, केरीज़ है उसकी, तो इम्प्लांट पे केरीज़ तो नहीं होगी, लेकिन इम्प्लांट के आगे पीछे दांतों में केरीज़ होगी, दैट विल लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स। सो सबसे बड़ा सूटेबल ये आई वुड से, अगर मैं एक पॉइंट कहूँ तो ये बोला कि पेशेंट की ओराइजिन। नाउ व्हाट आई डू इज़, पेशेंट्स कम टू मी रिक्वेस्टिंग मल्टीपल डेंटल इम्प्लांट्स एंड आई टेल देम ओके आपकी ओरल हाइजीन 3 months तक इम्प्रूव होगी, ओनली देन वी कैन प्लेस इम्प्लांट्स। And you know this also has a very good effect on the patient as well, because they also think कि भाई you know I'm ready to spend money but this doctor is not ready to अच्छा इफ़ेक्ट होता है आई गेस इस बात पे पेशेंट के कि I'm ready to spend money but this doctor जो है ना is taking care of me, is trying to solve my problem। तो so एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि पेशेंट की ओरल हाइजीन फुल इम्प्रूव करें, 3 months 4 months 6 months जितना भी, एंड देन ओनली प्लेस डेंटल इम्प्लांट्स और एनी अदर ट्रीटमेंट। कि इसमें भी अगर कोई मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंटर बता दूं तो मैं आपको बस यही कह सकूंगा कि ट्राई टू मेक इट एज़ पेनलेस फॉर द पेशेंट एज़ पॉसिबल, क्योंकि आई थिंक पेशेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि 2 चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि हाउ पेनलेस द प्रोसीजर वाज एंड हाउ ब्यूटीफुल द टीथ आर। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत मशहूर सेइंग होगी, मैं बार बार रिपीट करता होता हूँ कि अ मंकी कैन प्लेस एन इम्प्लांट, अ मंकी कैन प्लेस अ स्क्रू इन अ पीस ऑफ वुड, नो प्रॉब्लम, बट एक्चुअली इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो दांत कैसा खूबसूरत लगा, उसकी इमर्जेंस प्रोफाइल कैसी है, बिकॉज इम्प्लांट्स आर प्रोस्थेटिकली एंड कॉस्मेटिकली ड्रिवन। So make it painless and make the teeth as beautiful as you can. Sir, single basal implant successful है नहीं? Oh, good question. अच्छा ये चलें बाद में आना था, लेकिन पहले ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन है हुज़ैफ़ा भाई का कि एक सिंगल बेज़ल इम्प्लांट अगर कॉर्टिको बेज़ल इम्प्लांट किया जाए तो वो सक्सेसफुल है कि नहीं। अच्छा, कॉर्टिको बेज़ल इम्प्लांट्स पे अभी हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा अभी डिस्कशन नहीं की अभी इस पॉडकास्ट में, लेकिन इट इज़ अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड इट शुड बी dealt with
विद अ कम्प्लीटली डिफरेंट माइंड सेट, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिशनली हमारे माइंड में हमेशा ये वाली बात रहती है कि डेंटल इम्प्लांट जो है वो प्लेस किया जाएगा, वो ऑसियो इंटीग्रेट करेगा, प्लेस एन इम्प्लांट एज वाइड एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के अंदर। लेकिन बेजल इम्प्लांट्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना या कॉन्सेप्ट है वो होता है इंगेजिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इफ़ आई वर टू से 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो वो हैं द इंगेजमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कॉर्टिकल्स एंड ऑसियोफिक्सेशन इन डेंस कॉर्टिकल बोन। ये 2-3 प्रिंसिपल्स अगर अच्छे तरीके से फॉलो किए गए हों तो द टारगेट फॉर ऑल कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स इज़ लाइफ लॉन्ग solution for the patient, which in cases of conventional implants is not a guarantee, because generally speaking बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ शो के a conventional implant की जो की एवरेज लाइफ इज़ अराउंड 10, 12, 15 years, but you can give the patient a lifelong solution if you follow all the principles. And single basal implant for anterior restoration, yes, it is successful. The only problem is, I would say that aesthetically you cannot give the patient an ideal solution with a basal implant in the anterior zone, because of the fact कि वो single piece होता है ज़्यादातर. You can also fix that if the patient comes to you with the problem कि जी नहीं, I don't want, I need a good emergence profile of my tooth. इफ़ द पेशेंट की कंसर्न प्योरली एस्थेटिक है तो फिर आप सिंगल पीस ना लगाएं, आप बेजल इम्प्लांट लगाएं, बट 2 पीस बेजल इम्प्लांट्स होते हैं विद मल्टी यूनिट अबटमेंट्स। सो MUA के साथ लगाएं सो दैट यू कैन मेक अ गुड इमर्जेंस प्रोफाइल ऑफ द टूथ। ओके जी एब्सोल्युटली, दे हैव हेल्प मी सो मच बिकॉज मैंने मेरा जो स्पेशल इंटरेस्ट है वो है इमीडिएट लोडिंग के अंदर। इम्प्लांट्स तो मतलब मैं करता था, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ कि मैं अगर इमीडिएटली पेशेंट को सोल्यूशन दे दूँ कोई, कि दांत उसकी इमीडिएट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द पेशेंट कि आप 3 months 4 months 5 months वेट करें, आई ऑलवेज टेक इट एज अ चैलेंज कि हाउ विल आई बी एबल टू हेल्प दिस पेशेंट कि उसके दांत भी नेक्स्ट डे लग जाएँ या सेम डे लग जाएँ। सो 3D टेक्नोलॉजी की वजह से मेरी बड़ी हेल्प हुई है कि यू कैन जस्ट स्कैन with the help of intraoral scanners, you can just scan the patient's arch and you can just scan the patient's arch and restore it the next day with the help of 3D printers and everything. Common complications with dental implants are when speaking about conventional implants, तो उसके अंदर सब कॉमन जो है ना, जो सबसे ज़्यादा जो बॉदर मुझे करती थी, मैं वैसे तो बहुत सारी है ना, मैं सारी बताऊंगा तो बोरिंग हो जाएगा, लेकिन मैं आपको जो सबसे ज़्यादा मुझे बॉदर करती है वो होती है कनेक्शन फेलियर। अबटमेंट और इम्प्लांट जब आपस में लूज़ होते हैं ना, वो चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ी बॉदर करती थी, और वो मेरे साथ होती भी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी होती है। आई स्टिल प्लेस कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, तो उसके अंदर मुझे ये चीज़ बड़ी बॉदर करती है, पेशेंट को भी बॉदर करती है। आई गेट एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट के बार बार जो है ना इम्प्लांट का स्क्रू लूज हो जाता है। सो हाउ कैन दे बी अवॉइडेड? या इफ़ यू फॉलो द कंपनीज गाइडलाइंस के 35 न्यूटन टॉर्क तक उसको सिक्योर करना है स्क्रू को, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, तो जनरली ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टिल आई थिंक ब्रक्सिस्ट पेशेंट्स के अंदर ऐसे हो जाता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं पेशेंट को ना गिफ्ट कर देता हूँ हमेशा। आई नेवर चार्ज द पेशेंट फॉर दैट स्प्लिंट, क्योंकि मैं कहता हूँ ये बाद में जो है वो प्रॉब्लम होगी, तो वो पेशेंट जो है ना वो यही सोचेंगे ना, इम्प्लांट जिसने लगवाया था। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स जो है वो ये सोचेंगे कि इम्प्लांट जिसने लगाया उसी का कसूर है ये। तो मैं गिफ्ट करता हूँ साथ में एक स्प्लिंट पेशेंट्स को कि आप ये पहन के रखें ज़रूर, वरना ये दोबारा से लूज़ होगा। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू इम्प्लांट फेलियर्स ना, तो व्हाट आई लाइक अबाउट द कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट्स इज़ के यू एक्चुअली नो द रीज़न फॉर इम्प्लांट फेलियर। बट व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, समटाइम्स बल्कि मैनी टाइम्स यू टेलिंग द पेशेंट कि आई डोंट नो द रीज़न, बस ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, फेल हो गया।
बेजल इम्प्लांट्स के अंदर होती है, अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन पता होता है एग्जैक्टली कि ये फेल क्यों हुआ है, वेदर देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द सर्जिकल टेक्निक, वेदर इट वाज अ फेलियर टू एंगेज द second or third cortex, whether the prosthesis had a high spot, whether the patient had excessive lateral excursive movements, पता होता है. So absolutely, if the diabetes is controlled, generally the success rates are comparable. And osteoporosis, yes, it does affect implant success because it is directly related to the the bone density, osteoporosis. So and especially a few of the osteoporosis patient, इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को अगर एक सिंगल इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँ तो वो ये होगा कि ऑलवेज आस्क पेशेंट्स इफ़ दे आर ऑन IV बिसफॉस्फोनेट्स. ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स, और कुछ पूछना नहीं पूछना, ये ज़रूर पूछना है आपको ज़ोमेटा इंजेक्शन लगा है पिछले 1, 2, 3, 4 साल में. अगर लगा है तो द सेफ अप्रोच इज़ टू अवॉइड डेंटल इम्प्लांट्स. पोस्ट ऑपरेटिव केयर, बस मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ जी लॉट्स ऑफ आइसक्रीम्स खाएं, आइस पैकिंग करें, जस्ट टेक योर मेडिकेशन एट टाइम, ऑन द राइट टाइम. यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई एम गिल्टी ऑफ दिस कि मैं और मेरी टीम ये करती नहीं है. वो ये है फॉलो अप. ऑलवेज मेक श्योर कि पेशेंट की डेली एंड एनुअल मेंटेनेंस हो, otherwise those implants that you placed are going to fail. If there is no daily maintenance, if there is no annual maintenance, daily maintenance करनी है पेशेंट ने, annual maintenance करनी है आपने, डेंटिस्ट ने करनी है. just make sure कि patient is coming back for follow-ups. Specific cleaning techniques, बस वही जो नॉर्मल टेक्निक्स हैं, या वाटर फ्लॉस जो है वो बड़ा हेल्पफुल चीज़ है स्पेशली बेजल इम्प्लांट्स में, बिकॉज ऑफ द स्मूथ पेनिट्रेशन म्यूकोजल सर्फेसेस, वो बड़े अच्छे क्लीन होते हैं विद वाटर फ्लॉसिंग. कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के लिए वही सीन है, मॉडिफाइड बेस ब्रशिंग टेक्निक पेशेंट को बताएं. गुड क्वेश्चन. मेरे एक बॉस थे, मैंने एक एस्थेटिक्स का कोर्स किया था, उसमें उन्होंने हमें बताया था कि जनरली एथिकल थिंग इज़ टू डू कि आप कॉस्ट लगाते हैं अपने किसी भी प्रोसीजर की एंड देन यू कैन चार्ज 3 times और 4 times. दैट्स द एथिकल थिंग टू डू. इससे ज़्यादा भी नहीं चार्ज करना चाहिए, इससे कम भी नहीं. यानी कि अगर 10 रुपये आप कोई चीज़ कॉस्ट कर रही है, हर चीज़ मिला के, द मटीरियल्स, ऑल द मटीरियल्स यूज्ड, योर इलेक्ट्रिसिटी, ये वो सब कुछ कॉस्ट मिला के अगर आपको कोई चीज़ 10 रुपये कॉस्ट करती है तो एथिकल चीज़ ये है कि यू कैन चार्ज 30 और 40. ठीक है, मतलब आप ये नहीं करना कि अगर जो है ना वो अगर पेशेंट अफोर्ड बहुत ज़्यादा कर सकता है तो आप जो है ना वो 10 times चार्ज कर लें, वो आई थिंक सही नहीं है. ओके, सो नर्वसनेस जो है ना पेशेंट्स की, I can understand, but the technology is so advanced now, the local anesthetics are so advanced, we have such good x-rays, we have I remember I used एक सिंगल इम्प्लांट के लिए मैं पेशेंट को बोलता था आपका 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाएगा हमारे पास. नाउ व्हेन वी डू फ्लैपलेस प्रोसीजर्स, सिंगल ड्रिल इम्प्लांट्स, तो जनरली हम 10 से 15 मिनट में एक इम्प्लांट पेशेंट को स्टार्ट टू एंड तक फ्री भी कर देते हैं, फ्री भी करके हम तो कर देते. सो आई डोंट थिंक कि अब जो है ना नर्वस रहने वाली को बात रहेगी. हाउ डू यू मैनेज पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर? सो जस्ट मेकिंग श्योर प्री-op एनाल्जेसिक्स, प्री-op एनेस्थीसिया अच्छा होना चाहिए पेशेंट के लिए. एंड पोस्ट ऑपरेटिवली जस्ट आस्क द पेशेंट. आइस पैकिंग, आई वुड से कि अगर कोई एक टिप मैं सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँ तो आइस पैक्स आर वेरी हेल्पफुल एक्चुअली, बिकॉज दे नंब अप द पेरीओरल एरिया एज वेल, और पेशेंट को जो है ना पेन उसकी वजह से फिर बड़ी काम होती है. ओके, आई एम नॉट श्योर आई एम द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन बीइंग अ सर्जन, बट थोड़ा बहुत जो मैंने एस्थेटिक्स के बारे में सीखा है ऑन डेंटल इम्प्लांट्स, इसके मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है, बेजल इम्प्लांट्स के अंदर एस्थेटिकली इतना अच्छा सोल्यूशन पेशेंट्स को, दैट्स वन ऑफ द ओनली ड्रॉबैक्स विच आई फील स्पेशली इन एंटीरियर जोन विद बेजल इम्प्लांट्स के इमर्जेंस प्रोफाइल दांतों की इतनी अच्छी नहीं बनती.
कन्वेंशनल इम्प्लांट्स जो होते हैं ना, जिन पे अबटमेंट अलग से अटैच हुई होती है, उसके साथ यू कैन एक्सटेंड द जरकोनिया सब जिंजिवली along the abutment, and that makes a good emergence profile. It looks like that tooth is coming out of the gingiva, and when you compare it to basal implants, because the fact कि वो one piece हैं, you cannot make good emergence profile. So एक बात, दूसरी बात ये कि one should make a practice, in my opinion, कि जिसमें पेशेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑल सिरेमिक क्राउन्स लगाए, कोशिश करें फॉर इवन पोस्टीरियर दांत हैं, इंटीरियर दांत हैं. आई नो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमारे पास लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है कंट्री हमारी, तो हम ऐसे नहीं कर सकते. बट इफ़ यू कैन डू इट, यू नो, इफ़ यू कैन सम हाउ हैव योर ओन लैब और समथिंग, यू कैन मेक द ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव फॉर द पेशेंट, तो आपकी लाइफ भी और पेशेंट की लाइफ भी बड़ी अच्छी आसान हो जाती है. हर पेशेंट को जो है ना ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन दें, लिथियम डाइसिलिकेट या जरकोनिया, चाहे इंटीरियर है चाहे पोस्टीरियर है. यू वुड लाइक टू डीबंक व्हाट्स वन मिथ. आप लोगों के ख्याल में क्या मिथ है? कोई है मिथ? उसामा भाई, कोई मिथ है डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में? जैसे पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर मिथ है, हर पेशेंट को, जो मुझसे 10 में से 9 पेशेंट्स पूछते हैं कि चावल खा सकता हूँ मैं, रेशा तो नहीं होगा? और एक और सवाल है, दूध पी सकते हैं, रेशा तो नहीं होगा? ये चीज़ जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि विद मेटल इन माउथ हो जाओ या कुछ इस तरह, ये बहुत बड़ा है. हमेशा हर बंदे ने मेरे से यही पूछा. ज़बरदस्त. ये 2 मिथ्स हैं, मैं बताता हूँ. एक मिथ है ये कि डेंटल इम्प्लांट्स अगर आपके हों और आप MRI करवाने जाएंगे, तो आप जो है ना, जैसे ही MRI की मशीन स्टार्ट होगी तो आपका मुंह मशीन के साथ ऊपर लग जाएगा छत पे जाके, मैग्नेट की वजह से. ऐसा है ना? ये मिथ नहीं पता? हाँ, ये मिथ बड़ी मशहूर है. आप लोगों में से किसी ने डॉक्टर हाउस या हाउस एक होता था, वो देखा होगा. उसमें होता था कि इफ़ यू हैव प्योर आयरन इन योर बॉडी, तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ना, तो जो मैग्नेट्स होंगे ना इन दैट गैंट्री ऑफ द मशीन, दे विल पुल दैट आयरन आउटसाइड ऑफ योर बॉडी. सो बट क्योंकि ग्रेड 4 टाइटेनियम है और हमारे PFM के अंदर प्योर आयरन नहीं होता, आयरन की कुछ क्वांटिटी होती है, तो उसकी वजह से आर्टिफैक्ट्स आते हैं उस एरिया में, लेकिन वो पुल नहीं होता. सो दैट्स वन मिथ. इम्प्लांट्स के साथ टोटली सेफ़ है MRI. बहुत MBBS डॉक्टर्स आपको फ़ोन करके, रेडियोलॉजिस्ट पूछेंगे कि इम्प्लांट्स लगे हुए हैं, खैर हम कर लें MRI, तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दूसरी मिथ है जो डॉक्टर उसामा कह रहे हैं कि मर गया मरीज़ तो उसके मुंह से डेंटल इम्प्लांट निकालने के नहीं, है ना? कर लिया तो मेटल इन माउथ करके हम. या अब इसमें ना थोड़े से वो रिलीजियस सी बात है. नॉट श्योर आई एम द बेस्ट गाइड फॉर दिस, बट आई थिंक ज़्यादातर मैंने जिन उलमा को सुना है उन्होंने ये कहा है कि बॉडी के अंदर जो भी, जैसे किसी की नी लगी हुई है अगर, तो क्या निकालते हैं क्या? अच्छा, नहीं निकालते ना, तो फिर इम्प्लांट क्यों निकाल रहे हो यार? तो किसी का स्टेंट डला हुआ है दिल के अंदर, किसी की नी लगी हुई है, किसी का मतलब कोई स्क्रू लगा हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, तो एक और दफ़ा उस बेचारे का ऑपरेशन ना करें, जो मर गया बेचारा. तो what advice would you give to someone who is contemplating getting a dental implant? Please come to us. ये एडवाइस है उसके लिए, जिसके लिए हम उसको डेंटल इम्प्लांट लगा देंगे. हाउ कैन लिसनर्स गेट इन टच विद यू और लर्न मोर अबाउट योर प्रैक्टिस? या ओके, ये आई थिंक आप लोग बता दोगे मेरा सब कुछ इसके अंदर, मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब लिंक सब कुछ, हाँ वेबसाइट भी एब्सोल्युटली, ये सब जो है ना हमारी जो पॉडकास्ट की होस्ट हैं वो आपसे शेयर कर देंगी. थैंक यू वेरी मच. और मैं फ़ुटबॉलर होता या एटलीस्ट रेफरी होता, इतना मेरे से भागा ना जा रहा होता ना, लेकिन मैं फ़ुटबॉल की फील्ड से रिलेटेड होता, या मैं फ़ीफ़ा प्लेयर होता. फ़ीफ़ा प्लेयर का मसला मैंने सोचा है ना कि एक्चुअली ना आप, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म. मैं होता ना 25-26 साल तक फ़ीफ़ा खेल सकता था, मैक्सिमम 30 साल, चलो मैक्सिमम, उसके बाद रिफ्लेक्सेस लो हो जाते हैं. हाँ, लेकिन मैं आई प्ले दैट फॉर फन, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे खेलना वो विद स्वेटी हैंड्स, उसके लिए ना आपको रिफ्लेक्सेस चाहिए, वो जो बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चों वाले ना, वो बच्चे इतने तेज़ हैं, बड़े होकर बंदा स्लो होता है. फुटबॉलर जो है वो नॉट श्योर मैं जो है ना कि पाकिस्तानी को बंदा फुटबॉलर हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है, लेकिन हाँ रेफरी शायद मैं बन सकता था.
रेफरी बन जाता, एटलीस्ट फ़ुटबॉल से एसोसिएटेड रहता, है ना। और तो मेरे ख़्याल से कोई फील्ड इतनी मुझे पसंद नहीं है, बस यही है फ़ुटबॉल। ठीक है, आई थिंक यही सारे क्वेश्चंस थे। मेमोरेबल स्टोरीज़ भी हो गई हैं और मेमोरेबल स्कूल का भी काम हो गया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई थैंक यू वेरी मच।